अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली एक दोशीज़ा की सच्ची कहानी है। इस तरक्की याफ्ता दौर में जबकि इंसान मरीख पर जाने की सोच रहे हैं, हमारे वतन के किसी इलाके में जब इस तरह के वाकयात रोनमा होते हैं तो हैरत होती है और इन वाकयात पर यकीन करने को जी नहीं चाहता। बेशक आपने अपने मुल्क के बहुत से तरक्की याफ्ता बड़े और छोटे शहर, देहात, कस्बे और गांव देखे होंगे, लेकिन आपने कोहे सुलेमान के सिलसिले में आबाद पहाड़ी बस्तियां शायद ही देखी हों, जिनमें अरसा कदीम से बसने वाले कबाइल आज भी अपनी सदियों पुरानी रवायात और रीत परीत के पाबंद हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों में ज्यादातर खूबसूरत और जर्री बलोच कबाइल आबाद है और इस इलाके का हकीकी तर्ज जिंदगी हम बड़े शहर के बासियों से ओझल ही रहा है। ताहम हमारा ताल्लुक चूँकि सखी सरवर शहर से रहा, लिहाजा हमारा आना जाना मुद्दतों से कोहे सुलेमान की आबाद बस्तियों की जानिब लगा रहता था कि जहाँ मेरे वालिदैन के करीबी रिश्तेदार रहते थे और वहाँ हमारा आबाई घर भी था। ये 40 बरस पुरानी बात है। उन दिनों में 12-13 साल की थी। मुझे लगता है जैसे ये कल की बात हो। आज भी मुझे मेरी आबा गुलजार का चेहरा एक चमकते हुए चांद की तरह याद है। तब मैं अपनी खालाजाद गुलजार के साथ रहा करती थी क्योंकि मेरी माँ बीमार थी और वालिद सखी सरवर में मैनेजर तैनात थे। ये शहर डेरा गाजी खान के करीब था, जहाँ सरकारी अस्पताल में इलाज मौलजे की खातिर मेरे वालिद अम्मा जान को भी साथ सखी सरवर ले गए थे और मुझे वो खाला के पास छोड़ गए थे। बताती चलूं कि खालू मेरे सगे ताया भी थे और हमारा आबाई घर एक ही था। हमारी दादी जान ने मुझको सखी सरवर वालिदैन के हमरा ना भेजा कि उनको मुझसे बहुत उनसियत थी। मैं भी यहाँ बहुत खुश थी कि खाला और गुलजार मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझको खाला के पास रहने से वालिदैन की कमी महसूस ना होती। हमारा गांव ऊंचाई पर था, जहाँ सरसब्ज दरख्त थे और मौसम सरमा में बर्फ गिरती थी। यहाँ के लोगों का जरिया माश मवेशी पालना और अपने किताते अराजी पर बारानी फसल लगाना था। यहाँ लड़कियां मवेशी चराने और झरने से पानी भरने को आर न जानती थीं। एक दिन मैंने महसूस किया कि आपा गुलजार को चुप्सी लग गई है। वो बागों से आती तो खाना न खाती, गद्दे पर लेट जाती और बस छत को तकती रहती। खाला उनको खाने के लिए आवाजें देती रहती। ये आसार अच्छे न थे। मैं फिक्रमंद थी कि वो मुझसे भी पहले की तरह हंसती बोलती न थी। मैं चाहती थी कि जो उनके दिल में है वो जुबान पर आ जाए। एक रोज हम दोनों झरने पर गए। वापसी पर एक नौजवान को देखा। मुझे लगा ये किसी के इंतजार में है। पहले तो मैंने वहम जाना, लेकिन अचानक गुलजार आपा की जानिब जब मेरी नजर उठी तो वो उस नौजवान की जानिब ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे कोई मनचाही सूरत को देख लेता है तो आंखों आंखों में जोत जलने लगती है। उम्र में मैं उनसे छोटी जरूर थी, मगर इतनी भी नादान नहीं थी। मैंने उनसे कहा, ये क्या मामला है आपा? जरूर कोई बात है ना? उन्होंने ऐसे सर झुका लिया जैसे अपनी खता को तस्लीम कर रही हूँ। जब दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ तो घर आते ही मैं उनके पीछे पड़ गई। तब उन्होंने मेरी मिन्नतें की कि मेरी बहन गोहर, तुम ये बात किसी को मत बताना। उस रोज से फिक्र ने मुझको जकड़ लिया। दिन रात एक ही बात सोचती थी, अगर बड़े बाबा और भाइयों को खबर हो गई तो क्या होगा। मैं ताया जी यानी खालू जी को बड़े बाबा कहती थी। वो बहुत सख्त मिजाज थे, मगर उनसे भी ज्यादा सख्तगीर तो गुलजार के भाई थे। उनको अगर इल्म हो जाता कि कोई अजनबी नौजवान उनके घर की लड़कियों के रास्ते में खड़ा होता है तो वो उसका ऐसा बंदोबस्त कर देते कि वो दोबारा इस दुनिया में किसी को नजर ना आता। एक रोज आपा ने मुझे कमरे में बुलाकर बताया कि आज हमारी एक भेड़ के गले में धागे से किसी ने घुंघरू डाला है। किसने आपा? उसने जिसको तुमने रास्ते में खड़ा देखा था। ऐसा कहते हुए गुलजार आपा का रंग गुलाबी हो गया। वो थोड़ा सा शर्मा रही थी, जबकि आने वाले वक्त का खौफ उनके चेहरे से नुमाया नहीं था। आपा, क्या इस मामले में तुमको मेरी जरूरत है? मैंने आपा से पूछा, क्योंकि मुझे लगता था कि उनको घर के मर्दों का खौफ तो है नहीं। तभी ऐसा मैंने उनका एतमाद हासिल करने को कहा। मेरी बहन मेरी चालबाजी को ना समझते हुए खुश हो गई। हाँ, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है क्योंकि मुझे तुम पर एतबार है। अच्छा तो कहो ना। वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली,
भेड़ के गले में घुंघरू डालने का मतलब है कि उसने मुझे झरने पर बुलाया है। तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ आपा, चलूंगी। उस जगह दरख्तों का एक ऐसा झुंड था जिसमें अगर दो इंसान छुप कर बैठ जाएं तो आसानी से नजर नहीं आ सकते थे, क्योंकि उस तरफ 2-3 बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। बज़ाहिर ये जगह महफूज नजर आती थी, लेकिन मोहब्बत करने वालों के लिए कोई जगह महफूज नहीं होती। मैंने यही मुनासिब समझा कि आपा को इस पुरखतर रास्ते पर तन्हा सफर ना करने दूं, बल्कि साथ चलूं ताकि कोई अगर उधर से गुजरे तो उन्हें बर वक्त खबर देकर बदनामी से बचा लूं। ये सिर्फ बदनामी का मामला ना था, इसमें उन दोनों का मरना जीना छुपा हुआ था। वक्ते मुकर्ररा पर हम कवि हैकल पत्थरों से घिरे उस जगह पर पहुंचे जो झरने से चंद कदम पर था और जहां दरख्तों का झुंड था। मेरा दिल धड़कने लगा। वो जानबाज नौजवान पहले ही पहुंचा हुआ था। नजदीक से पहली बार मैंने उसे देखा। सूरत से भला लगता था, सीरत का तो खुदा को पता था। मोहब्बत का जज्बा अजली था कि वक्ती। मुझे इन बातों की समझ न थी। मुझे तो सिर्फ अपनी खालाजाद बहन से गर्ज थी, जो अपने दिली जज्बात के आगे बेबस थी और दूर अंदेशी से महरूम हो चुकी थी। अब जब गुलजार आपा झरने पर जाने का कहती, मुझे उनके साथ जाना पड़ता। घर से निकलने तक मैं मना करती, मगर वो कदम रोक ना पाती। मजबूरन मैं साथ हो लेती कि अकेले जाने में ज्यादा खतरा था, क्योंकि मैं हर सूरत अपनी खालाजाद को नुकसान से बचाना चाहती थी। मैं रास्ते में भी कहती जाती, आपा जान अब भी कुछ नहीं किया, कदमों को थाम सकती हो तो थाम लो। तुम्हारी इस मनमानी का अंजाम ठीक ना होगा आपा। बस आज जा रही हैं, समझो कि आखिरी बार। आइंदा तुम्हारी बात मानूंगी और फिर हम नहीं जाएंगे। उसने ऐसा वादा बहुत बार किया, मगर हर बार तोड़ दिया। मुझे अंदाजा हो चुका था कि इस राह में ऐसे वादे सिर्फ तोड़ने के लिए ही होते हैं। एक दिन आपा ने मुझे बातों बातों में बताया कि जानबाज ने मुझे शादी का कहा है। मगर ये किस तरह मुमकिन है आपा? हम अपने कबीले से तो बाहर नहीं जा सकते ना, उसके लिए जान देनी पड़ती है। ये सुनकर वो बुझ गई। अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। बुखार की वजह से लिहाफ से न निकल सकी। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर चलने के काबिल न थी। गुलजार आपा को जाने से मैंने बहुत रोका, वास्ते दिए कि अकेली मत जाओ आपा, जरूर कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं मशकीज़ा लेकर जा रही हूँ, पर आपा भाई ने हमको मशकीज़े से पानी लाने को मना किया था ना। वो चली गई, मेरे मना करने को खातिर में न लाई। आज मेरा दिल पूरी तरह धड़क रहा था कि मेरी बहन अकेली गई तो जरूर आज कुछ न कुछ हो जाएगा। वो चली गई अकेली ही। आज वालिद और भाई घर न थे, वो खेती बाड़ी की खातिर कारेजों की तरफ गए हुए थे। गुलजार आपा को किसी का डर न था, जाने कैसे वो इतनी दलेर हो गई थी। अगले 2-3 दिन तक मेरा बुखार न उतरा और आपा के सर से अकेले जाने का खौफ बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। उनकी हिम्मत बढ़ गई थी, वो अकेली ही जाने लगी। शायद तकदीर ऐसे ही बुरे दिनों की ताक में थी कि एक रोज भाई ने उसे झरने की तरफ अकेले जाते देख लिया। उनके जी में क्या समाई कि वो आपा गुलजार के ताकुब में लग गए। गुलजार आपा तेज तेज कदमों से जा रही थी, पीछे मुड़कर देखने का भी उनको होश ना था। वो अब अपने कान बंद कर चुकी थी। कोई आहट, कोई आवाज उनको सुनाई ना देती थी। जो ही वो मुलाकात की जगह पहुंची, मशकीज़ा जमीन पर फेंक दिया और पत्थरों की ओट को जाने लगी। तभी जानबाज कदमों की चाप सुनकर बाहर आ गया और शिकवा करने लगा कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी। अभी वो जवाब भी न दे पाई थी कि उसने बड़े भाई को उधर आते देख लिया। जानबाज तो उनको देखते ही सरपट भागा और बच निकलने में कामयाब हो गया। आपा ने भी दौड़कर तभी मशकीज़ा उठा लिया और झरने की तरफ जाने लगी, मगर भाई सर पर पहुंच गया। भाई के तेवर अच्छे ना देखकर उन्होंने मशकीज़ा फेंक दिया और घर की तरफ दौड़ लगा दी। भाई ने उनको वहां कुछ कहना मुनासिब ना समझा, उनके पीछे घर आ पहुंचा और आते ही बंदूक की नाल सीधी कर दी। आनन फानन कई गोलियां आपा के सीने में उतर गई। खाला ने ये मंजर देखा तो बेटी की सिम तोड़ी। वो उसको बचाने की कोशिश में थी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो बेटी को ना बचा सकी। भाई ने माँ को मरती हुई बेटी के करीब पहुंचने भी नहीं दिया और उन्हें पकड़े रखा। दूसरा भाई जो घर पहुंच चुका था, उसने माँ के मुंह पर हाथ रख दिया ताकि कोई आवाज ना सुन सके। मैं बंदूक की आवाज पर कमरे से बाहर निकली तो ये मंजर देखा तो मेरी सांस रुक सी गई।
اور میری آنکھوں کے سامنے گلزار آپا نے تڑپتے ہوئے دم توڑ دیا۔ اسی وقت دوسرے بھائی بھی آ گئے۔ سب نے مل کر لاش کو گھر کے پچھواڑے جہاں لکڑیاں ذخیرہ تھیں اور بھیڑ بکریاں رکھی جاتی تھیں گڑھا کھود کر دفن کر دیا، اور سارے علاقے میں مشہور کر دیا کہ گلزار نالے پر کپڑے دھونے گئی تھی، پاؤں پھسل جانے سے پانی میں گر کر ڈوب گئی اور اس کی لاش نہیں ملی۔ لاش ظاہر ہے کیسے ملتی؟ ایسی لاشیں جن کو پانی کے تیز بہاؤ سے نکالنا ممکن ہی نہیں ہوتا، یہ بہتی ہوئی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں، انہیں نہ کوئی تلاش کر سکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے اس خبر کو ایسے سنا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ وہ سمجھدار لوگ تھے کہ ایسی خبروں کی نہ تو تشہیر کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی افسوس۔ ان باتوں کا ذکر کرنا بھی اچھی روایات کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کسی خاندان کی عزت اور ناموس کے نایاب موتیوں کی آب برقرار رکھنا ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے قبیلے کے ہر مرد کے خیالات تھے۔ اس روز کے بعد جان باز تو اس طرح غائب ہوا کہ اس کو پھر کسی نے نہ دیکھا۔ گلزار کے بھائیوں نے اس کو ہر ممکنہ ٹھکانے پر تلاش کیا مگر سراغ نہ ملا۔ یقیناً وہ پہاڑ سے اتر کر کسی میدانی علاقے میں چلا گیا تھا، کیونکہ زندگی بچانے کا بس یہی ایک طریقہ تھا۔ محبت کے اس کھیل میں آپا گلزار تو جان سے گئیں، اور جان باز کو بھی اپنے علاقے سے ہمیشہ کی جلا وطنی نصیب ہوئی۔ اس واقعے نے میری خالہ کے گھر کو زندہ قبرستان بنا دیا۔ جب میری امی آئیں، خالہ ان سے لپٹ کر خوب روتی تھی، کہتی تھیں کہ تم اور تمہارا شوہر ادھر ہوتے تو شاید میری گلزار کو بچا لیتے۔ میری اماں، میں اور بابا جان، ہم 3 نفوس ہی ایسے تھے جن سے اس کی جان بخشی کی امید کی جا سکتی تھی، لیکن میرے تایا زاد بھائیوں نے جو رد عمل ظاہر کیا وہ تو فوری اور آنن فانن تھا۔ کسی کو انہوں نے اتنا وقت ہی نہ دیا کہ کوئی آگے بڑھ کر ڈھال بن جاتا، گلزار کی جان بچا سکتا۔ سب کو یہ افسوس تھا کہ کم از کم بھائی اس کو کچھ کہنے سننے کا موقع تو دیتے، لیکن جو قتل آج بھی غیرت کے نام پر ہوتے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ اس میں عورت کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ یہ عمل اشتعال میں اور فوری طور پر ہی سرزد ہوتا ہے۔ کم سن لڑکی جوان جذبوں کی مالک ہوتی ہے، کم اندیشی اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، لیکن میری بہن نے پاک دامنی کو عزیز رکھا تھا، وہ پھر کیوں کر سزائے موت کی حقدار ہوئی۔ اس واقعے کے بعد میرے والد مجھے اپنے ساتھ سخی سرور لے آئے، اور پھر میں نے دوبارہ کبھی اس علاقے کا رخ نہ کیا جہاں آپا گلزار کو غیرت کے نام پر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔